फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। तो आज हम शुरू कर रहे हैं दरख्शा हिस्सा 2, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का सिलेबस है। दूसरे सबक शुरू करने जा रहे हैं और पहला सबक मैं पढ़ा चुका हूं। एक ही वीडियो में सब कुछ कवर किया हूं। वीवीआई, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, अल्फाज मानी जो भी कुछ था एक ही वीडियो में कवर किया हूं। अगर पहली वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर पहली वीडियो देखकर दूसरी वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, वीवीआई क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो आज के सबक का नाम है भाभी जान। क्या नाम है? भाभी जान। और ये क्या है? अफसाना है। क्या है? अफसाना है। और किसने लिखा? सुहेल आजिम आबादी ने। ठीक है, यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाभी जान क्या है, तो अफसाना है। और किसने लिखा? राइटर कौन है? सुहेल आजिम आबादी। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि अफसाना किसे कहते हैं। ठीक है, अफसाना किसे कहते हैं? देखिए, अफसाना ऐसी नसरी कहानी को कहा जाता है जो एक ही नशित में पढ़ी जा सके। ठीक है, अफसाना ऐसी नसरी कहानी को कहा जाता है जो एक ही नशित में पढ़ी जा सके। दोस्तों, नज्म इसी तरह शेर वगैरह होता है, टुकड़े टुकड़े में लिखा जाता है, लेकिन अफसाना एक ही साथ लाइन बाय लाइन लिखा जाता है ताकि एक ही साथ पढ़ी जा सके। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ तक जितना भी कुछ आप देख रहे हैं, यहाँ तक एक ही नशित में लिखा गया। जो भी पढ़े तो एक साथ पढ़कर ही खत्म करें। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नसीर और खदीजा है, जिसे राशिदुल खैरी ने लिखा था। ठीक है, पूछा जा सकता है कि उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना क्या है? नसीर और खदीजा है। किसने लिखा? तो किसने लिखा? राशिदुल खैरी ने। और 1903 ईस्वी में शायद हुआ था, यानी कि पब्लिश हुआ था। ठीक है, अच्छे से थ्योरी को समझकर सुनिए, बातों को ध्यान से सुनिए, आपको ऑब्जेक्टिव में टाइम नहीं लगेगा अगर थ्योरी सही से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद 1935 ईस्वी में लंदन के नान किंग रेस्टोरेंट में रखी गई थी। कहाँ? नान किंग रेस्टोरेंट में रखी गई थी। ठीक है, नान किंग जगह का नाम है जो कि रेस्टोरेंट का नाम है, रखी गई थी। ठीक है, देखिए पहले के ज़माने में हिंदुस्तान की टीम लंदन में जाकर पढ़ा करते थे। ठीक है, तो देखिए तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद कब रखी गई थी पूछा जाए तो 1935 ईस्वी में। कहाँ? नान किंग रेस्टोरेंट लंदन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। पूछा जा सकता है कि पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में। कहाँ? लखनऊ में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए, और ये जो पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुआ था तो इसकी सदारत किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद ने, जो कि ईदगाह का राइटर है, मुसन्निफ है, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने किया था, मुंशी प्रेमचंद्र ने। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तरक्की पसंद तहरीक के बानी सज्जाद ज़हीर थे और सदर मलिक राज आनंद थे। ठीक है, पूछा जा सकता है कि तरक्की पसंद तहरीक के बानी यानी कि फाउंडेशन कौन थे? तो सज्जाद ज़हीर थे और सदर मलिक राज आनंद थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है हालत ज़िंदगी सुहेल आजिम आबादी का। ठीक है, इनकी हालत ज़िंदगी क्या हालत थी, कहाँ पैदा हुए थे, असल नाम क्या था? ठीक है, देखिए सुहेल आजिम आबादी 1911 ईस्वी में पैदा हुए और 1980 ईस्वी को इनका वफात हुआ। ठीक है, और असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान और तखल्लुस सुहेल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि असल नाम क्या है? तो सैयद मुजीबुर रहमान। पूछा जा सकता है कि बचपन का नाम क्या है? तो यही है, सैयद मुजीबुर रहमान, और तखल्लुस क्या है? सुहेल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई थी और वफात 1980 ईस्वी को हुई। ठीक है, चलिए आगे। सुहेल आजिम आबादी एक जमींदार खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है कि किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे? तो जमींदार खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, चलिए सुहेल आजिम आबादी 1 साल के थे कि आपके वालिदा का साया सर से उड़ गया, यानी कि 1 साल के थे कि इनके जो वालिदा यानी मम्मी का इंतकाल हो गया। ठीक है, चलिए अगला है सुहेल आजिम आबादी के अफसानवी मजमुआ क्या है? तो मंद दर्ज झेल है। क्या है? एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए पहला
अफसानवी मजमुआ चार चेहरे और कब शाये हुआ था? 1934 ईस्वी को शाये हुआ थे। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। आप पिछला प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, ये सब जरूर पूछा गया, ठीक है। चलिए अगला है अलवा और आदमी का रूप भी इनका अफसानवी मजमुआ है। ये सब भी क्या है? इनका जो है अफसानवी मजमुआ है, ठीक है। देखिए कई सारे अफसानवी मिलकर मजमुआ बनता है, ठीक है। इन्होंने एक नावल बेजड़ के पौधे भी लिखे थे। पूछा जा सकता है कि इन्होंने बेजड़ के पौधे भी लिखे थे। पूछा जा सकता है एक नावल लिखे थे, इसका नाम क्या था? बेजड़ के पौधे। क्या थे? बेजड़ के पौधे, ठीक है। चलिए सुहेल आज़म आबादी के इब्तदाई तालीम शाहपुर भदोली पटना में हुई। पूछा जाता है कि इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो शाहपुर भदोली पटना में हुई, ठीक है। चलिए अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार रुकैया भाभी है। पूछा जाता है कि अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है? तो रुकैया भाभी है। और रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या था? तो अख्तर। ये ध्यान रखिएगा कि रुकैया भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है? तो रुकैया भाभी है। नहीं, अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है? तो रुकैया भाभी है। और रुकैया भाभी जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या है? तो अख्तर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला है कि रुकैया भाभी शिम्मी नाम की लड़की का तालीमी खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। दोस्तों ये सब क्या है? थ्योरी है। ये सब क्या है? थ्योरी है, ठीक है। और थ्योरी को अच्छे से समझकर सुनिए, गौर से सुनिए, आपको ऑब्जेक्टिव में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे लफ्ज़ो माना यानी कि अल्फाज मानी देखेंगे, जो कि अल्फाज मानी भी पूछा जाता है 2 नंबर 3 नंबर का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कलीसा क्या है? पहला कलीसा, इसका मतलब होता है गिरजाई ईसाइयों की इबादतगाह, यानी इबादत के जो पूजा कहाँ करते हैं ना, जहाँ इबादत करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? कलीसा, ठीक है। अगला हमारा है एहतजाज यानी कि एतराज़, हुज्जत इनकार यानी कि जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? आंदोलन। क्या कहते हैं? आंदोलन। देखे हैं ना, अभी आंदोलन होते रहते हैं आजकल, ठीक है। चलिए अगला हमारा मुलाजिमत, नौकरी, खिदमत में रहना। कोई किसी के यहाँ खिदमत करते रहते हैं ना, यानी कि काम करते रहते हैं ना, तो उसी को कहते हैं मुलाजिमत करना, ठीक है। चलिए अगला हमारा है सरापा यानी कि सर से पांव तक की तस्वीर कशी। देखिए दोस्तों ये सब आपको याद रखना है, रट्टा मारना है। कोई भी आपका माना भी पूछा जा सकता है, अल्फाज भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा सुलेब। अगला हमारा सुलेब है, सलीब पढ़ सकते हैं, ठीक है। लिखा है लेकिन ऐसे ही जाएगा। इसका मतलब होता है ईसाइयों का मुकद्दस निशान। देखे है ना, ईसाई किस तरह का निशान हाथ में लेकर घूमते रहते हैं, ठीक है, बनाकर, ठीक है। अगला हमारा है जब्र यानी कि जुल्म सितम, जबरन भी कहते हैं, जुल्म सितम। अगला हमारा है मुलाजिम, नौकर, खादिम। देखिए जो नौकरी करते हैं ना उसके कहते हैं मुलाजिमत करते हैं, जो नौकर होते हैं उसको मुलाजिम भी कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा सुतून यानी कि खंभा। देखते हैं ना लंबा लंबा खंभा है, सब इस तरह का जो वायर तार वगैरह लटका रहता है, तो इसी को कहते हैं सुतून उर्दू में यानी कि खंभा, ठीक है। अगला है आज़्म यानी इरादा, नीयत, जमा, अज़ाइम यानी कि आपको जो है इरादा मजबूत करना है, आज़्म करना है, किसी चीज़ को करना है तो उसका आज़्म करना है, आज़्म को मजबूत करना है यानी इरादा मजबूत करना है, ठानना है। नियत यानी कि जमा होता है, पूछा जाता है जमा क्या है? आज़्म का जमा अज़ाइम, ठीक है। क्या है? अज़ाइम, ठीक है। चलिए हम अगला देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे मुख्तसरीन सवालात व जवाबात, जो कि सवालात जवाबात 2 नंबर 3 नंबर पूछा जा सकता है। और जो भी कुछ मैं यहाँ पर लिखा हूँ आपके लिए लेकर आया हूँ आपका ही बुक का है, कोई बाहर से मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए पहला सवाल है सुहेल आज़म आबादी कहाँ पैदा हुए थे, ठीक है। सुहेल आज़म आबादी कहाँ पैदा हुए थे? दोस्तों अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो आपको जवाब देने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो सुहेल आज़म आबादी पटना में पैदा हुए थे। कहाँ? पटना में पैदा हुए थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है सुहेल आज़म आबादी का बचपन का नाम क्या था? तो सुहेल आज़म आबादी का बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। सैयद मुजीबुर रहमान था। ये भी पूछा जा सकता है आपको सब्जेक्ट में कि सुहेल आज़म आबादी का बचपन का नाम क्या है? तो जवाब यही है सैयद मुजीबुर रहमान, ठीक है। चलिए अगला हमारा सवाल नंबर 3 है सुहेल आज़म आबादी के अफसानवी के पहले मजमुआ का नाम क्या था, ठीक है, और किस साल शाये हुआ था, यानी कब पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो आपको मैं बताया हूँ थ्योरी में, जवाब है सुहेल आज़म आबादी का पहला अफसानवी
मजमुआ का नाम क्या है? चार चेहरे। क्या है? चार चेहरे। क्या है? चार चेहरे। और 1934 ईस्वी में शाये हुआ था। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। इसी तरह के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में जो भी पूछा जाए ताकि आप फटाफट जवाब दे सकें। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर 4। सुहेल आज़म आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे से हुई थी? ठीक है, तो इसका जवाब है सुहेल आज़म आबादी की इब्तिदाई तालीम भदोली गांव में मदरसे में हुई थी। भदोली गांव के मदरसे में हुई थी जो कि ननिहाल में थे। ठीक है, इन्होंने अपने ननिहाल के यहाँ पढ़ाई की। ठीक है, चलिए अगला सवाल है रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या था? ठीक है दोस्तों, देखिए आपको याद रखना है रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या है? अख्तर। दोस्तों यहाँ तक पूरा आपको देख कर लिख देना और लास्ट में अख्तर लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? अख्तर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 है कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? जवाब है रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल इसलिए जाना पड़ता था क्योंकि वो एक सियासी आदमी थे। ठीक है, और उन्हें सियासत से ज़्यादा दिलचस्पी थे। ठीक है, जो नेतागिरी करते हैं ना, अभी जैसे कि इलेक्शन टाइम चल रहा है ग्राम पंचायत का, तो बहुत सारे लोग इलेक्शन में खड़ा नहीं होते हैं फिर भी नेतागिरी करते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से जेल भी जाना पड़ता है। ठीक है, उल्टा सीधा काम करते रहते हैं, कभी इस पार्टी की तरफ बोलते रहते हैं, कभी उस पार्टी की तरफ बोलते रहते हैं, कभी खुद कैंडिडेट बनकर इधर उधर दूसरे को वोट काटने में लगे रहते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं सियासी आदमी। ठीक है, यानी सियासत में लगे रहना। ठीक है, तो इसीलिए इसको बार बार जेल जाना पड़ता था क्योंकि सियासी आदमी थे और इनको सियासत से ज़्यादा दिलचस्पी भी थी। ठीक है, चलिए अगला हमारा सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी और क्यों? ठीक है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं। जवाब है रुकैया भाभी शिम्मी लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। शिम्मी को पढ़ने का बहुत शौक था लेकिन बहुत गरीब थी जिसकी वजह से उसके वालिदैन इसकी तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। दोस्तों देखिए, जो गरीब होते हैं ना, गरीब स्टूडेंट पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत भी करते हैं और उनके शौक भी रहते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, इसी तरह फैसिलिटीज़ वाले इंस्टीट्यूट नहीं जाते हैं, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में पढ़कर ही कामयाब बन जाते हैं। ठीक है, और जो लोग अमीर होते हैं ना तो बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ घूमते फिरते रहते हैं। तो आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है। ठीक है, अगर आप का फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो आप उसी हिसाब से पढ़ाई कीजिए, उसी हिसाब से खर्च कीजिए। आप ये मत दिखिए कि वो स्टूडेंट अच्छा कपड़ा पहनते हैं, हेयर कटिंग अच्छा कराते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को ध्यान में नहीं रखना है। आपको सिंपल बनकर कुछ बनकर दिखाना। ठीक है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल हमारा है रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा यानी बेचना पड़ा? दोस्तों ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी 5 नंबर का भी पूछा जा सकता है, 4 का भी पूछा सकता है। ठीक है, 4 नंबर का भी पूछा जा सकता है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जो कि मेरा खुद का बना हुआ नोट से है। चलिए, तो जवाब है रुकैया भाभी सोने की चूड़ियों को इसलिए बेच दिया था क्योंकि एक गरीब लड़की शिम्मी इनके कॉलेज में पढ़ती थी और इस लड़की का पूरा तालीमी खर्च रुकैया भाभी उठाती थी। ठीक है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। एक दिन शिम्मी रुकैया भाभी के पास आकर रोने लगी और बार बार पूछे जाने पर रोने की वजह बतलाई कि भाईजान का एमए का फॉर्म भरना है और कल आखिरी तारीख है, यानी कि कल लास्ट डेट है। ठीक है, इसलिए रुकैया भाभी ने शिम्मी के भाई का तालीमी करियर संवारने के लिए सोने की चूड़ियों को फरोख्त करके शिम्मी को दिया। ठीक है, यानी कि शिम्मी लड़की का भाई का तालीम बीच में ना रुके, इसलिए इन्होंने अपनी सोने की चूड़ियों को बेचकर शिम्मी को दिया ताकि उनका भाई का फॉर्म भरा जाए और आगे पढ़ाई जारी रखे। ठीक है, जारी रहे। ठीक है, तो दोस्तों इससे भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, कि अगर हमारे दोस्त लोग के पास अगर एक कलम खरीदने का पैसा ना हो, अगर हमारे पास डबल ट्रिपल पेन है तो उनको देकर चलाया अगर वो खरीद ना सकते। ठीक है, बहुत सारे अभी भी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे टीचर्स जो एक दूसरे को एक स्टूडेंट को मदद भी करते रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट की मदद भी करते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर स्टूडेंट है तो अगर हमारे साथ भी ऐसा कोई स्टूडेंट है, फ्रेंड है,
जो गरीब हैं उनकी भी मदद करनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, रुकैया भाभी ने 9 नंबर है, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए कौन सा काम करती थी। तो इसका जवाब है, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो खत लिखने बैठ जाया करती थी। यानी कि अपना टाइम जो है फालतू बर्बाद नहीं करते थे, ठीक है। अपना टाइम फालतू बर्बाद नहीं करते थे, जो भी वक्त मिलता था उसमें कुछ ना कुछ करती रहती थी। तो स्पेशली क्या करते थे, वो खत लिखने बैठ जाया करती थी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं जानता हूं अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट जो उर्दू लेकर रखा है और अभी तैयारी शुरू नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आपके पास टाइम है। अगर आप चाहते हैं कि उर्दू में मेरा अच्छा नंबर आए तो अभी से तैयारी शुरू कर दें। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि 30 नंबर में तो पास होना है, कम से कम 31-32 आ जाए। अगर इतनी की सोच रखेंगे तो कैसे अच्छा रिजल्ट बनेगा, ठीक है। अगर अच्छा रिजल्ट बनाना है तो अभी से मेहनत कीजिए, तब जाकर आप लोगों का रिजल्ट अच्छा बनेगा।